वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। इसमें मैंने ट्राई किया है कि जिन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम अटैच करेंगे ताकि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चंस आते हैं और होलिस्टिकली टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करंट अफेयर का भी इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये बाइलिंगुअल है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोगों ही इससे कन्वीनियंटली बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी-ट्रिपल-एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके संबंध में आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी और आप यहीं पर मैसेज कर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है हमारा केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये है कहाँ पर। तो कहाँ पर है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क? ये लोकेटेड है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में लोकेटेड है और मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली ये। इस पार्क के संबंध में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी कि इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। देखिए, ये 1966 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित की गई थी केबुल लमजाओ, और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था नेशनल पार्क बनाने का? कि जो संगई या फिर ब्राउ एंटीलेड डियर या फिर डांसिंग डियर भी जिसको कहा जाता है, ये एंडेंजर्ड था, तो इसको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एंडेंजर्ड क्या होते हैं। क्या पता है आपको कि कौन से स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड कहते हैं? ठीक है, तो एक आपने सुना होगा वल्नरेबल कैटेगरी, उसके बाद एंडेंजर्ड, फिर आपने सुना होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड और फिर एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो वल्नरेबल कौन सी स्पीशीज़ को कहते हैं? वल्नरेबल वो स्पीशीज़ होती हैं जो पिछले 10 सालों में उनकी पॉपुलेशन 30 से 50% तक डिक्लाइन हो गई हो। कितने परसेंट तक? 30 से 50% तक पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई हो पिछले 10 सालों में। एंडेंजर्ड कौन से होंगे? पिछले 10 सालों में जब इनकी पॉपुलेशन 50 से 70%, कितनी? 50 से 70% डिक्लाइन हुई हो लास्ट 10 ईयर्स में। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होंगे? जब लास्ट 10 ईयर्स में पॉपुलेशन किसी स्पीशीज़ की 80 to 90% डिक्लाइन हो जाती है तो हम कहते हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो ये जो संगाई है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ये अभी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहा है। तो इन जब स्टेजेस से क्रॉस कर जाता है स्पीशीज़ तब वो होता है एंड में जाकर एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो एंडेमिक है ये मणिपुर में। एंडेमिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पीशीज़, कोई भी जानवर किसी एक जोग्राफिक लोकेशन तक ही लिमिटेड हो। ठीक है, इसका मतलब ये अन्य जगहों पर नहीं पाया जाता है, ये इसी क्षेत्र में एंडेमिक इसीलिए इसको कहा जा रहा है। फिर देखते हैं, और ये जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो कहाँ पर है लोकटक झील? मणिपुर में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लोकटक झील से संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर भारत की यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का और हाइड्रो पावर जनरेशन का। इसके बाद कहा गया है कि इस लेक को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 1990 में जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए रामसर कन्वेंशन क्या है? ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं उनसे संबंधित कन्वेंशन है, उनके कंजर्वेशन की बात की गई है।
तो रामसर कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि लोकतक लेक जो है ये 1990 में रामसर कन्वेंशन में ऐड हो गया था। और ये जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, ये क्या रिकॉर्ड है ये भी देख लेते हैं। तो इस रिकॉर्ड के अंतर्गत रामसर में जो लिस्ट है वेटलैंड्स की, उन वेटलैंड्स को ऐड किया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत, जिसमें कोई इकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हो रहे हैं या जिसमें होने की संभावना है। ठीक है, तो उन साइट्स को इसके अंदर ऐड किया जाता है। और ये जो लेक है लोकतक लेक, ये 1993 में इस रिकॉर्ड के अंदर आया। तो अब एक पॉइंट और देख लीजिए, हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तब भी याद रखिएगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत इस समय फिलहाल इंडिया के केवल 2 वेटलैंड्स हैं। एक कौन सा हो गया, हमारा लोकतक लेक जो मणिपुर में है, और दूसरा है केओलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो केवल 2 साइट्स हैं जो इस समय इंडिया की मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन को हम अलग से फिर से एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई वुड से। तो इसके और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पाई जाती है फुमडी। ये एक डिकम्पोज प्लांट मटेरियल होता है जिसको लोकली लोग क्या कहते हैं, फुमडी। ठीक है, जो ये नेशनल पार्क है इसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे वेजिटेशन से। ठीक है, मासेस ऑफ वेजिटेशन होते हैं, सॉइल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, फुमडी कहा जाता है। राइट, इसके अलावा यहाँ पर एक इथाई बैराज है जो 1983 में बना था। लोकतक बहुउद्देशीय परियोजना के तहत इसको बनाया गया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैराज है जिसके कारण जो ये जगह है, ये नेशनल पार्क है, उस पर थ्रेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बैराज अगर हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ का जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, वो बाधित होता है, और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी बाधित होगी। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेट का भी कारण बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो ये डियर लिखा हुआ है, डांसिंग डियर, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये एंडेमिक है, मणिपुर तक ही सीमित है, मतलब उसी जोग्राफिकल लोकेशन में पाया जाता है, और ये वहाँ का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि केबुल लमजाओ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ, किस झील पर लोकेटेड है, किस लेक पर। तो किस लेक पर लोकेटेड है, इजीली है, आप इसका आंसर कर सकते हैं लोकतक लेक पर। ठीक है, और इसके साथ ही आपको लोकतक लेक के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, 2022 के ही प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो हम प्रश्न देखेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े पॉइंट्स को। एल्यूमिनियम किससे ऑब्टेन होता है, बॉक्साइट ओर से। ठीक है, और उसके बाद बाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की इंडिया में। इसका पूछा जाता है कि कहाँ पर ये काम करती है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जैसे कोरबा, कोरबा कहाँ पर किसका यूनिट है या इस कौन सी कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं, तो वो होगा बाल्को। ये किस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1965 में। ठीक है, और 2001 में ये वेदांता रिसोर्सेज के अंतर्गत आ गई थी, लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुई थी 1965 में, तब एक ये PSU थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और इसके ऑपरेशंस कहाँ होते हैं, कोरबा में, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। तो बाल्को कोरबा याद रखिएगा, और ये 1965 में स्टैब्लिश हुई थी, ये भी एक पॉइंट इसका आप याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं हिंडाल्को, एल्यूमिनियम की जो भी कंपनीज हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, बाल्को हिंडाल्को, इसीलिए हम इनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हिंडाल्को क्या हो गया, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ये 1958 में स्टैब्लिश हुई थी, और ये आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। और रेणुकूट में, आपको पता होगा, यूपी के रेणुकूट में हिंडाल्को का ऑफिस है, यहाँ से इसके ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, और कहाँ पर इसके ऑपरेशंस होते हैं, हीराकुड में, ओडिशा में, मुरी झारखंड,
बेलागावी कर्नाटका और बेल्लूर वेस्ट बंगाल। ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को कंपनी का ऑफिस है और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, राइट। फिर दूसरी दी हुई है माल्को यानी कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। ये 1961 में स्टैब्लिश हुई थी और 1965 में इसने कार्य करना शुरू किया था और मेट्टूर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होएगा कि मद्रास में है, मेट्टूर में है। देन उसके बाद नाल्को। नाल्को क्या है? नाल्को इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ये एक नवरत्न कंपनी है जो 1981 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? भुवनेश्वर, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका ऑफिस कहाँ है? भुवनेश्वर में। गवर्नमेंट के पास इसके 51% स्टेक्स है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट PSU है, गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अलावा इसके ऑपरेटिंग जो जगहें हैं उसमें उड़ीसा की 2 जगहें और हैं, कोरापुट और अंगुल, ठीक है। तो कोरापुट और अंगुल में नाल्को के ऑफिसेस हैं। देन इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल। इसका प्रोडक्शन 1938 में शुरू हुआ था एक प्राइवेट कंपनी के रूप में और 1944 में ये एक पब्लिक कंपनी बन गई थी। इसके प्लांट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इनके एक बार नाम देख लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली मैंने लिख दिए हैं बस। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिए हैं। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये क्यों डिस्कस किया, अगर आपने 2022 का प्रीलिम्स का पेपर अभी तक नहीं देखा है तो ये प्रश्न पूछा गया है 2022 के प्रीलिम्स में। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हमने देखा है बाल्को कोरबा, सही है इसकी लोकेशन। इंडाल हीराकुड, ये भी सही है। माल्को चेन्नई, तो कहाँ पर था माल्को का लोकेशन? चेन्नई में तो नहीं पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है? मेट्टूर में। कहाँ पढ़ा है? मेट्टूर में। तो ये वाला हमारा करेक्टली मैच्ड नहीं होगा। और हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में, ये बिल्कुल सही है, राइट। तो इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है कि शायद ऐसा क्वेश्चन दोबारा बन सकता है, राइट। तो सी इसका सही आंसर है, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं असम मेघालय बाउंड्री इशू। ये क्या इशू है? देखिए, इस इशू को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्थ ईस्ट के मैप को देख लें, ठीक है। अगर हमको वो सही से नहीं पता है तो इस टॉपिक को हम सही से समझ नहीं पाएंगे। इन केस आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप बहुत अच्छे से पता है तो भी देख लीजिए, और नहीं पता है तो और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक हमें मैप नहीं पता होगा तब तक हमें चीज़ों को समझना उतना आसान नहीं रह जाता। ये थोड़ा सा मैं रफ मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि असम जो है ये जितनी भी बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं इनसे बॉर्डर टच करता है। तो जब बॉर्डर टच होगा तभी तो बाउंड्री डिस्प्यूट होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं बाकी स्टेट्स को। ये है हमारा मेघालय, ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम, ये हो जाएगा मणिपुर, देन ये नागालैंड, और यहाँ पर ऐसे जाकर ये है ऊपर वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बीच में जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा जो पोर्शन है ये पोर्शन है हमारा असम, ठीक है। तो आपने देख लिया कि सारी स्टेट्स को ये टच कर रहा है। एक बार कैपिटल्स भी देख लेते हैं। आई नो आपको पता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कैपिटल्स। मेघालय की कैपिटल इज शिलोंग। मिजोरम की, सॉरी त्रिपुरा है ये, नॉट मिजोरम, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला। मिजोरम की कैपिटल इज आइजॉल। मणिपुर की कैपिटल इज इम्फाल एंड नागालैंड की कैपिटल इज कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और एंड में हम देखते हैं असम की कैपिटल। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये कहाँ कहाँ हुआ है? इन दोनों के बीच में हुआ है, असम और मेघालय के बीच में। इससे पहले हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि असम का किसी स्टेट के साथ डिस्प्यूट हुआ था। तो आपने देख लिया, मैप का थोड़ा सा आइडिया मिल गया। और जितने भी ये स्टेट्स हैं ये कार्व आउट किससे हुए हैं? असम से ही कार्व आउट हुए हैं, ठीक है। ये सारे कार्व आउट किससे हुए हैं? असम से ही। तो इनसे जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अभी तक बने हुए हैं आपस में, स्टेट्स के इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। क्या कहा गया है? ये असम और मेघालय में रिसेंटली बॉर्डर इशू के कारण क्लैशेस देखे गए, और ये यहाँ पर लिखा है कि मेघालय जो है ये असम से कार्व आउट हुआ, जबकि जो जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के इसी से बने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मेघालय को पॉइंट में रखकर देख रहे हैं। जो मेघालय है
ये एक ऑटोनॉमस स्टेट बन गया था 1970 में, और फिर एक फुल फ्लेश्ड स्टेट जिसमें सारे स्टेट के पावर्स दे दिए गए थे। इसको एक पूरी तरह से पूर्ण रूप से राज्य बना दिया गया था 1972 में। ठीक है, फिर देखते हैं। देखिए, मेघालय को एक नई स्टेट बनाने के लिए असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969 लाया गया, लेकिन जो मेघालय की गवर्नमेंट थी उसने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि ये जो एक्ट था ये 1951 में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का काम था कि ये बाउंड्री डिफाइन करे मेघालय की। उसके जो रिकमेंडेशंस थे उसके आधार पर लाया गया था। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि जो आज के समय पर ईस्ट जयंतिया हिल्स, रिबोई और वेस्ट खासी हिल्स नामक डिस्ट्रिक्ट्स है मेघालय की, ये सब इन्होंने असम को दे दी थी। लेकिन मेघालय के जो उस समय पर लीडर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो जगहें हैं जिनको आपने असम को दे दिया है ये हमारे आदिवासी समूहों को बिलोंग करती हैं, तो ये हमें चाहिए। ठीक है, तो इसी के चक्कर में काफ़ी वाद विवाद चलता रहा, काफ़ी लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 2011 में सारे जो डिस्प्यूट्स थे वो कम होकर केवल 12 क्षेत्रों तक सीमित रह गए। 2011 में ऐसा हो गया था। लेकिन मार्च 2022 में हम देखते हैं कि ये जो बाकी डिस्प्यूट्स थे इनको भी रिजॉल्व कर लिया गया। और रिजॉल्व कर कर जो 12 क्षेत्रों में डिस्प्यूट्स थे वो कितने क्षेत्रों में बचे? 6 क्षेत्रों में। ठीक है, और फिलहाल कितने क्षेत्रों में डिस्प्यूट्स रह गए हैं? 6 एरियाज में रह गए हैं। तो असम के बाउंड्री डिस्प्यूट्स और स्टेट्स के साथ भी हमने देख लिया, सबके साथ ही असम शेयर करता है बॉर्डर, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम सबके साथ हैं। और 2021 में हमने देखा था कि असम और मिजोरम के बीच में भी झड़प हुई थी। राइट, तो इसके साथ हमने ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लिया है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस झड़प के वो भी हमने देख लिए हैं। आपको पता होनी चाहिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स इंटर स्टेट, ये किसके किसके बीच में है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दिया है कि इन केस इससे कोई प्रश्न बने तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इन केस आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।